नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट और ढूंढाड़ू स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित चित्र शैलियाँ बताई गई हैं। इससे पहले की 3 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट और मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट और एक में चित्र शैली के बारे में सब महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई थी। तीनों वीडियो यदि आप देखना चाहें तो उन तीनों का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे आराम से तीनों वीडियो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंत में चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण चित्रकार और कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु दिए हुए हैं जो कि वीडियो के अंत में दिए हुए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करके अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ सबसे पहले हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में और उससे संबंधित चित्र शैलियों के बारे में बात करेंगे, फिर ढूंढाड़ शैली के बारे में भी बात करेंगे। हाड़ौती चित्र शैली चौहान वंश हाड़ा राजाओं की शासित क्षेत्र या प्रसार क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? चौहान वंश के हाड़ा राजा जो थे उनका जो शासक क्षेत्र था उसको हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में कौन कौन से राजस्थान के ज़िले आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, ये ज़िले आते हैं। इस हाड़ौती चित्र शैली में हम इन्हीं ज़िले की चित्र शैलियों की बात करेंगे। दुगारी चित्र शैली हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत आती है। दुगारी चित्र शैली किसको कहते हैं? बूंदी चित्र शैली को कहते हैं दुगारी चित्र शैली। अब हम चलते हैं बूंदी चित्र शैली पर। बूंदी चित्र शैली को पशु पक्षी चित्र शैली भी कहते हैं। पशु पक्षी चित्र शैली भी कहते हैं। इस शैली का सर्वाधिक विकास राव सुरजनहाड़ा के समय हुआ। बूंदी चित्र शैली का सर्वाधिक विकास राव सुरजनहाड़ा के समय हुआ। राव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी शैली का प्रमुख उदाहरण है। राव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी शैली का प्रमुख उदाहरण है। बूंदी के चित्रों में कौन कौन से चित्र शामिल हैं? कृष्ण लीला, रामलीला, बारहमासा, दरबार, तीज त्योहार, घुड़दौड़, हाथियों की लड़ाई, राग रंग, पशु पक्षी, फल फूल आदि का चित्रण। देखिए यहाँ पे पशु पक्षी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस शैली में किस रंग की प्रधानता है? सुनहरे रंग की प्रधानता है। इस चित्र शैली में किस रंग की प्रधानता है? सुनहरे रंग की प्रधानता है। इस चित्र शैली के चित्रों में कविता और कला दोनों का मिश्रण है। राजस्थानी चित्रशैली का पूर्ण विकास इसी शैली में दृष्टिगोचर होता है। बूंदी चित्रशैली की विशेषता क्या है? पुरुष आकृति, झुकी हुई पगड़ी, छोटा सिर, लंबी नोकदार नाक, गोल चेहरा, ये पुरुषों की विशेषताएं हैं। महिलाओं की विशेषताएं क्या हैं? तनवंगी काया, अधर अरुण, आंखें आम्रपत्र के समान या परवल के समान, मुख गोलाकृति, चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई एवं पारदर्शी वस्त्र। इसमें राग दीपक, राग भैरवी, रागनी के चित्र राव रतन सिंह के समय 1607 से 1631 में चित्रित हुए। राव रतन सिंह के समय कौन से चित्र चित्रित हुए? राग दीपक, राग भैरवी, रागनी के चित्र, और 1607 ईस्वी 1631 ईस्वी में। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण। इस शैली में प्रमुखतः खजूर के वृक्ष को चित्रित किया गया था। किनको? खजूर के वृक्षों की यदि बात करें तो बूंदी शैली में
प्रमुखतः खजूर के वृक्षों को चित्रित किया गया है। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र बूंदी शैली का बेमिसाल चित्र है। बारिश के मौसम में बारिश में नाचते हुए मोर का चित्र बूंदी शैली का बेमिसाल चित्र है। नेक्स्ट है बूंदी के बाद कोटा चित्र शैली। कोटा चित्र शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस कोटा चित्र शैली में शिकार के चित्र महत्वपूर्ण हैं। बूंदी शासक राव रतन सिंह के दूसरे पुत्र हाड़ा माधो सिंह से प्रसन्न होकर शाहजहां ने कुछ परगने जागीर में दे दिए थे 1631 में, और उस समय कोटा की स्थापना की गई थी माधो सिंह के द्वारा। कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व में लाने के लिए राम सिंह को विशेष योगदान रहा, और इन्हीं के शासन काल में ये जो कोटा शैली है ये विकसित हुई। इस शैली में शिकार चित्रण मिले, इसलिए इसे शिकार शैली के नाम से जाना गया। इस शैली में रानियों और नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। शिकार करते हुए किस शैली में चित्र मिलते हैं? कोटा शैली में। और बूंदी शैली जो है उसमें पशु पक्षियों का चित्र ज़्यादा चित्रित किए गए हैं। अब है कोटा के भीम सिंह ने कृष्ण भक्ति को महत्व दिया, और इसके फलस्वरूप इस शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव रहा। वल्लभ संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? नाथ द्वारा शैली है। नाथ द्वारा शैली वल्लभ संप्रदाय। इस शैली में नवीन मोड़ उमेद सिंह के शासनकाल में आया, और ये जो उमेद सिंह थे ये शिकार के प्रेमी थे। अब कोटा शैली की विशेषताएं क्या है? महिला और पुरुषों की आकृतियां किस प्रकार की हैं कोटा शैली में, उनकी बात करते हैं। पुरुष आकृति वृषभ या बैल के समान उन्नत व मांसल देहधारी चित्रित किए गए हैं, यानी कि पुरुषों को बलवान एक तरीके से, यानी कि बैल की तरह उन्नत और मांसल देहधारी। और आभूषणों की यदि पुरुषों में बात करें तो मोती का प्रयोग यहाँ सबसे ज़्यादा किया गया है। महिलाओं की आकृति की बात करें तो इनकी नाक लंबी, क्षण कटी यानी कि पतली कमर और सुंदर कपोल। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? गोविंद लालचंद रघुनाथ दास लक्ष्मी नारायण। गोविंद लालचंद रघुनाथ दास लक्ष्मी नारायण ये इस कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और प्रमुख चित्र है कोटा शैली के दरबारी दृश्य, जुलूस, कृष्ण लीला, राग रागिनी, बारामासा, युद्ध और शिकार। विष्णु के विभिन्न अवतार कोटा शैली की विशेषता है, यानी कि कोटा शैली में विष्णु के विभिन्न अवतारों को चित्रित किया गया है। खजूर के वृक्ष को भी मुख्यतः चित्रित किया गया है। रंगों की बात करें तो हरा, पीला और नीला रंग इस शैली में बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। 1768 में डालूराम नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला कोटा शैली की सबसे बड़ी रागमाला है। 1768 ईस्वी में डालूराम नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला कोटा शैली की सबसे बड़ी रागमाला है। अब बात करते हैं ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स में आने वाली प्रमुख शैलियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है जयपुर शैली। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। किस राजा के शासनकाल को जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण करवाया, इसलिए जयपुर को जो आमेर शैली है वो विरासत में मिली है। ईश्वरी सिंह के शासनकाल में साहिबराम नामक चितेरे ने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा का आगाज किया। तो प्रश्न बनता है कि सबसे पहले तो कि एक आदमकद
चित्र किस शैली में बना, तो वो है जयपुर शैली में। चितेरे का नाम क्या था, चितेरा होता है चित्र बनाने वाला, तो चितेरे का नाम था साहिब राम। किस शासक के शासनकाल में बना, ईश्वरी सिंह के शासनकाल में। मुगलों से निकट संबंध के कारण जयपुर शैली में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला। इसमें सफ़ेद, लाल, हरा, नीला और पीले रंग का प्रयोग किया गया। जयपुर शैली में कौन कौन सा रंग का प्रयोग हुआ, सफ़ेद, लाल, हरा, नीला और पीला। जयसिंह के पुत्र ईश्वरी सिंह ने ईश्वर लाट का निर्माण भी करवाया। आदमकद चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, भित्ति चित्रण जयपुर शैली की विशेषता है। सवाई माधोसिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, कुंडरिक हवेलियों में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। सवाई माधोसिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, कुंडरिक हवेलियों के जो कलात्मक भित्ति चित्रण है, ये सवाई माधोसिंह प्रथम के समय हुआ। सवाई प्रताप सिंह कला और साहित्य के प्रेमी थे। इनके शासनकाल में राधा कृष्ण की लीलाओं, राग रागनियों, नायिका भेद आदि का चित्रण प्रमुखतः हुआ। इस शैली में हाथियों की लड़ाई के अद्भुत चित्र बनाए गए। जयपुर शैली में हाथियों की लड़ाई के भी अद्भुत चित्र बनाए गए। कागज व भित्ति चित्रों पर फूल, वृक्ष, लताएं, पौधे आदि बहुत ज़्यादा चित्रित किए गए। जयपुर शैली की विशेषता क्या थी, पुरुष और महिला की आकृति के हिसाब से। पुरुष आकृति, लंबी लंबी मूछें, केश राशि, दाढ़ी बहुत कम, ये पुरुषों की विशेषता थी। महिला किस तरीके की बनाई गई, सुगठित व सुडौल शरीर, लंबे केश, अंडाकार चेहरा, सुडौल नाक, पतले होठ, मांसल चिबुक, पीली कुर्ती, गहरे रंग का दुपट्टा, घेरदार लहंगा व जूती पहने हुए स्त्रियों का चित्रण किया गया। रंगों की बात करें तो लाल रंग का बॉर्डर तथा जस्ते का प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता है। जस्ते का प्रयोग किस शैली में किया गया है, जयपुर शैली में। और सुनहरे कार्य के लिए सोने का प्रयोग भी किया गया है। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं गोपाल दास, घासी, शालिग्राम, लक्ष्मण राम, सेवक राम, रामजी दास, ये हैं जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। अब आगे चलते हैं। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में अलवर शैली, अलवर चित्र शैली। अलवर शैली जयपुर शैली और दिल्ली शैली का मिश्रित रूप है। अलवर शैली किन दो शैलियों का मिश्रित रूप है, जयपुर शैली व दिल्ली शैली का मिश्रित रूप है अलवर शैली। राजा बख्तावर सिंह व विनय सिंह के समय इस शैली का विकास हुआ। राजा बख्तावर सिंह और विनय सिंह के समय इस शैली का विकास हुआ। इन्होंने राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण करवाया था। इस शैली में पुरुष व महिला आकृतियों में आंखें तो गोल और होठ पतले, पान से सने हुए दिखाए गए, यानी कि जो होठ हैं वो पान से सने हुए दिखाए गए हैं। और साथ में पुरुषों के गले में रुमाल, सिर पर टोपी और साफा चित्रित किया गया है। महिला चित्रों में नाक में नथ, कान में बालियां और पाँव में पाजे पहने हुए चित्रित किया गया है। स्त्रियों की पोशाक में कुर्ता, पजामा व चोली भी चित्रित की गई है। स्त्रियों की चोटी ऊपर जाकर लटकी हुई इस शैली में दिखाई गई है। अलवर शैली के प्रमुख विषय क्या क्या रहे, गणिकाओं का जीवन चित्रण, गणिका यानी कि वेश्या, पाश्चात्य जीवन और राधा कृष्ण का चित्रण। देखिए, अलवर शैली एकमात्र एक ऐसी शैली है जहाँ पर गणिकाओं के चित्र बने हुए हैं। गणिकाओं के चित्र अलवर शैली की प्रधान विशेषता है। इनके चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हुए हैं। अब प्रमुख चित्र कौन कौन से अलवर शैली के, अलवर शैली में प्रमुख चित्रों में कृष्ण लीला, रामलीला,
राजपूती वैभव, राग रागनियाँ और प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसके अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? गुलाम अली, बलदेव, लालचंद, जमुना दास, छोटे लाल, नंदराय, ये है प्रमुख चित्रकार। और कलाकार मूलचंद जो हैं वो हाथी दांत पर चित्र बनाने के लिए कुशल है। आगे है एक बॉर्डर बसलो, क्या होता है? बसलो अलवर पर चित्रण अलवर शैली की विशेषता है। इस शैली में नीले व हरे रंग की प्रधानता है। इस शैली में हाथी दांत पर भी चित्रण हुआ है, जल नहीं, शैली में। अब देखिए, हम ढूंढाड़ शेखावाटी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रणों के प्रमुख स्थल, यानी कौन कौन से स्थलों पर भित्ति चित्रण किया गया है उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सीकर, ब्याणियों की हवेली और रघुनाथ मंदिर। सीकर में ये 2 जगह हैं जहाँ भित्ति चित्रण किया हुआ है। उसके बाद नवलगढ़ झुंझुनू, चौखानी, मदन मोहन, मोतीलाल, कुलवाल, पटौदियों की हवेली, गंगा माता तथा कल्याण जी का मंदिर, इन सभी जगहों पर भित्ति चित्रण किया हुआ है। उसके बाद तीसरी जगह है फतेहपुर सीकर, चमड़ियों की कोठी, सिंघानिया की हवेली, काशी प्रसाद की हवेली, गायनका की हवेली, छाजूराम की हवेली, इन सभी हवेलियों में भी भित्ति चित्रण किया गया है। अब चित्र शैलियों की कुछ के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो यहाँ पर बताए हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। रेत के माध्यम से भावसार कलाकृतियाँ डॉक्टर वीर बाला बनाती है। जो ये डॉक्टर वीर बाला है, ये रेत के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उनके लिए प्रसिद्ध है, और ये एक आदिवासी महिला है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु अपनाई गई आलेखन पद्धति अरायस कला या आला गीला या फ्रुस्को बुनो कहलाती है। सवाल उठता है कि ये अरायस कला क्या है? तो राजस्थान में भित्ति चित्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो आलेखन पद्धति अपनाई गई है उसे ही अरायस कला या आला गीला या फ्रुस्को बुनो कहलाती है। अरायस पद्धति कहाँ से आई? ये अरायस पद्धति जो है ये जहांगीर के शासनकाल में इटली से भारत लाई गई। अरायस पद्धति कहाँ की है? इटली से की है। ये भारत में किस शासक के शासनकाल में आई? जहांगीर के शासनकाल में। राम गोपाल विजयवर्गीय, ये क्या है? राम गोपाल विजयवर्गीय एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने वाले राजस्थान के सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने राजस्थान में सबसे पहले एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा की शुरुआत की थी। उनके बाद नाम आता है सौभाग्यमल गहलोत का। सौभाग्यमल गहलोत जयपुर के चित्रकार हैं। इनको नीड़ का चितेरा कहा जाता है, सौभाग्यमल गहलोत। उसके बाद बात आती है देवकीनंदन शर्मा की। देवकीनंदन शर्मा अलवर निवासी हैं। इन्होंने भित्ति एवं पशु चित्रण में विशेष ख्याति प्राप्त की। ये मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है नाम फूलचंद वर्मा का। फूलचंद वर्मा ने टेम्परा पद्धति का प्रयोग चित्रकला में किया। फूलचंद वर्मा ने टेम्परा पद्धति का प्रयोग चित्रकला में किया। आगे बताएंगे टेम्परा पद्धति क्या होता है, वह भी आगे बताते हैं। उसके बाद फूलचंद वर्मा कहाँ के निवासी है? नरेना जयपुर के मूल निवासी है। इन्हें बतखों की मुद्राएं नामक शीर्षक कृति पर ललित कला अकादमी द्वारा 1972 में सम्मानित किया गया।
फूलचंद वर्मा, यानी कि आप ये पूछ रहे हैं ललित कला अकादमी द्वारा 1972 में किन्हें सम्मानित किया गया? फूलचंद वर्मा को। कहाँ के निवासी है? जयपुर के। किस वजह से कौन सी कलाकृति के लिए उनको सम्मानित किया गया? तो उस कलाकृति का नाम था बतखों की मुद्राएं। उसके बाद नाम आता है सुरजीत कौर चोयल। सुरजीत कौर चोयल हिंदुस्तान की प्रथम चित्रकार हैं जिन्होंने चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा के लिए उपयुक्त समझा। सुरजीत कौर चोयल जो है, इनके चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा के लिए उपयुक्त समझा गया। ये राजस्थान की कलाकार है, चित्रकार है। उसके बाद शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के लिए विश्वविख्यात है। राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के लिए कौन सी जगह विश्वविख्यात है? शेखावाटी क्षेत्र। इस क्षेत्र की हवेलियाँ फ्रुस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रुस्को पेंटिंग या अरायस कला या आलागिला। चित्रण की अब विभिन्न पद्धतियाँ, अभी टेम्परा पद्धति की बात हमने पीछे करी थी, तो टेम्परा पद्धति क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और भी कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली पद्धति है जल रंग पद्धति। जल रंग पद्धति, इसमें क्या होता है? इसमें मुख्यतः कागज का प्रयोग किया जाता है जो कि चिकना और मध्यम मोटा होता है। इस पद्धति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भारत में रवि शर्मा ने सर्वप्रथम जल रंगों का प्रयोग किया था। सबसे पहले जल रंगों का प्रयोग किसने किया? रवि शर्मा ने। उसके बाद दूसरी है वाष्प पद्धति, तीसरी है पेस्टल पद्धति। इस पेस्टल पद्धति में क्या होता है? इसमें रंग बहुत समय तक खराब नहीं होते और लेकिन इनका रख रखाव जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, कठिन होता है। उसके बाद चौथी पद्धति है टेम्परा पद्धति। देखिए, टेम्परा पद्धति में गाढ़े अपारदर्शक रंगों का प्रयोग को टेम्परा कहा जाता है, जिसमें माध्यम के रूप में किसी पायस का प्रयोग किया जाता है। पायस होता है तेल और जल का मिश्रित रूप। अच्छा, पायस क्या होता है? जलीय तरल में तेलीय तथा मोम पदार्थ का मिश्रण होता है। शुरुआत में अंडे का प्रयोग किया जाता था इस पायस के रूप में, लेकिन बाद में गोंद, ग्लिसरीन, अलसी का तेल, इनका प्रयोग किया जाने लगा। और टेम्परा के लिए शोषक और कठोर भूमि की आवश्यकता होती है। उसके बाद पांचवी पद्धति है तेल रंग पद्धति। और छठी पद्धति जो है वो है मोहरा कसी अरायस। मोहरा कसी अरायस, इसमें अरायस, इस पद्धति में जहाँ पर अरायस करनी होती है वहाँ सबसे पहले चूने का प्लास्टर किया जाता है। फिर उस प्लास्टर के ऊपर मार्बल पाउडर में कली मिलाकर उसको बारीक पीस करके उस चूने के प्लास्टर पर लकड़ी की एक परत की तरह लगाया जाता है। जहाँ पर भी अरायस करनी होती है सबसे पहले तो उस पर चूने का प्लास्टर कर दिया जाता है। फिर मार्बल पाउडर जो होता है उसके अंदर कली मिला करके उसको बारीक पीस करके लकड़ी की परत की तरह उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसे कड़ा करना कहते हैं। कड़ा करने के बाद 3 से 4 महीने तक इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब भी इस 3-4 महीने बाद जब ये सूख के तैयार हो जाता है तो उस समय जब चित्रांकन करना हो उससे पहले इसको पानी में भिगो करके बिल्कुल तर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मार्बल पाउडर और कली में तैयार मसालों की पतली परत चढ़ाकर इसके ऊपर चित्रांकन किया जाता है। मार्बल पाउडर के अंदर कली मिला करके जो तैयार मसाले होते हैं उन मसालों की एक परत चढ़ा करके चित्रांकन किया जाता है। और चित्रांकन में स्टोन कलर का मोस्टली उपयोग होता है, काम में लिया जाता है। इस कला के प्रमुख कलाकार कौन हैं? मिट्ठू लाल कुमावत। मोहरा कसी अरायस कला के प्रमुख कलाकार हैं मिट्ठू लाल कुमावत। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु। और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स व हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स। इसी के साथ चित्रकला से संबंधित ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तर लेकर के हम आएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और
अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल की विजिट करते रहें। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।